नमस्कार बच्चों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडीज़ में व्यस्त होंगे। और इसी क्रम में मैं संतोष पांडे सीएलसी सीकर से आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो लेक्चर में। और जैसा कि बोर्ड पर शायद आपने देख लिया होगा कि आज एक नया चैप्टर एप्लीकेशन बायोलॉजी का एक न्यू चैप्टर है। अभी तक चल रहा था ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेज और अब चल रहा है स्ट्रेटजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, अर्थात भोजन उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति। तो ये नया चैप्टर है एनसीईआरटी का और इसी पर अब हम लोग फोकस करेंगे आने वाले कुछ लेक्चर तक के लिए, या यूँ कहिए कि आपके इस माइनर तक के लिए। क्लियर है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं आपके इस चैप्टर को। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देखें कि पशुधन, यहाँ पर हम लोग देखेंगे पशुधन की बात करें या इसी को कहते हैं लाइव स्टॉक्स। इस तरह से अब सवाल उठता है कि ये क्या होता है, तो इसमें आप कहेंगे ये वे जंतु हैं जिनका पालन किसानों के द्वारा कृषि कार्यों या अपने आर्थिक लाभ के लिए किया जाता है। तो आप इसमें सिंपली कहेंगे कि वे जंतु या पशु जो किसानों के लिए उपयोगी या लाभदायक होते हैं, अब सवाल उठता है कि जैसे, तो आप जैसे में यहां पर आप देखेंगे, जैसे में यहां पर हो जाएगा गाय, भैंस, बैल, बकरी, कुत्ता, घोड़ा, आदि। अब सवाल उठता है कि इतनी चीजों को देखने के बाद में हमें एक चीज और देखना पड़ेगा, क्या? पशुपालन। अब पशुपालन की बात करने जा रहे हैं या इसी को कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। तो हम अगर बात करें इसकी, तो ये क्या है? तो सिंपली कहेंगे कि यह कृषि की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत पशुधन की देखरेख एवं प्रजनन के माध्यम से पशुधन की वृद्धि करवाई जाती है। तो आप कहेंगे कि यह कृषि की वह पद्धति है जिसके द्वारा या जिसके अंतर्गत पशुधन की देखरेख एवं प्रजनन के माध्यम से इनकी वृद्धि करवाई जाती है। पशुधन की देखरेख व प्रजनन
की सहायता से पशुधन की वृद्धि करवाई जाती है। ये कहानी आप देख सकते हैं, इस तरह से आप इन चीजों को समझ सकते हैं। क्लियर? अब सवाल ये उठता है कि इतनी चीजों को आपने देख लिया, ठीक है ना। अब पशुपालन में आगे चल करके ध्यान दें, कुक्कुट पालन को भी सम्मिलित किया गया है। क्लियर है ना। तो और इसमें आप देखेंगे जैसे इसके अंतर्गत, जैसा कि मैंने बताया, कुक्कुट पालन एवं मत्स्य पालन को भी शामिल किया गया है। तो बाद में इसमें कुक्कुट पालन व मत्स्य पालन भी शामिल किया गया है। अब ये तो बातें आ गई यहां पर। अब सवाल उठता है कि यहां पर आप देखेंगे कि पशु प्रजनन, समझ रहे हैं ना, हम इस पर बात करेंगे। जैसे आप देखेंगे प्रजनन कहा गया है ना, तो इस टॉपिक को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आप देखेंगे अगला टॉपिक होगा यहां पर पशु प्रजनन। अब सवाल उठता है कि पशु प्रजनन या एनिमल ब्रीडिंग ये क्या होता है। तो बच्चों आप कहेंगे कि पशुओं की नस्ल सुधार के लिए, ध्यान दीजिएगा, पशुओं की नस्ल सुधार के लिए मानव की देखरेख में उनका प्रजनन करवाया जाना। तो आप कहेंगे पशुओं की नस्ल सुधार के लिए नस्ल सुधार हेतु मानव देखरेख में इनका प्रजनन करवाया जाना। इस तरह से अब सवाल उठता है कि ये पशु प्रजनन की जो प्रक्रिया है ये कितने प्रकार से है। तो आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। जी हाँ, एक तो हो जाएगा अंतः प्रजनन या इनब्रीडिंग, और दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर हो जाएगा बही प्रजनन या आउटब्रीडिंग। ये दो तरीके हैं और यहां पर हम लोग बात करेंगे कि सवाल उठता है कि ये क्या है, किसको इनब्रीडिंग कहते हैं तो इस पर, और किसको आउटब्रीडिंग कहते हैं उस पर अभी हम लोग आगे बात करेंगे। लेकिन ये तीन अलग अलग तरीके से इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसे तीन प्रकार से दिखा सकते हैं। ये तीन प्रकार का होता है। आइए देखते हैं कौन कौन। तो इसमें आप लिखेंगे बही संकरण,
या आउट क्रॉसिंग, और यहां पर आप देखेंगे वही संकरण हो जाएगा। फिर इसके बाद में आप देखेंगे संकरण, या यहां पर देखेंगे क्रॉस ब्रीडिंग, और तीसरे नंबर पर यहां पर आप बात करेंगे तो ये हो जाएगा अंतरजातीय संकरण। अब सवाल उठता है कि अगर अंतरजातीय संकरण कह रहे हैं तो इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे? इसे कहते हैं, आप देखिए, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये कहानी हो जाएगी। अब सवाल उठता है कि इसमें आप देखेंगे, ध्यान दें कि अंतः प्रजनन किसके बीच का प्रजनन है? तो आप कहेंगे कि समान नस्ल के निकट संबंधी जंतुओं के बीच का प्रजनन। यहां पर हम लोग देखेंगे समान नस्ल के निकट संबंधियों के बीच का प्रजनन। ये कहानी हो जाएगी। और ये जो बहिप्रजनन है ये किसके बीच हो सकता है? तो आप जानिए, यह समान नस्ल के बीच, दो अलग नस्ल के जंतुओं के बीच, तथा दो अलग जातियों के सदस्यों के बीच भी हो सकता है। कैसे? इसको आप तब जान पाएंगे जब हम इन चीजों को एक एक करके आपसे डिस्कस करेंगे। क्लियर है ना? जैसे ही हम इन चीजों को डिस्कस करेंगे तुरंत सारी बातें आपके सामने स्पष्ट होती चली जाएंगी। क्लियर है ना? तो यहां पर जो सबसे पहले बात निकल कर आती है वो हो जाती है क्या? नस्ल की। तो अब इसके बाद में हम लोगों को डिस्कस करना होगा यहां पर कि नस्ल या ब्रीड, इस चीज के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। तो इसको साफ कर लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। तो नस्ल को हम लोग बच्चों कैसे समझेंगे? नस्ल को समझने के लिए आप ऐसे समझिए, जैसे आपने अपने आसपास भैंस को देखा होगा तो आपने सुना होगा कि ये मुर्रा नस्ल की भैंस है। कोई और भैंस मेहसाना नस्ल की हो सकती है या भदावरी नस्ल की हो सकती है। इसी तरह से गायों में आपने अलग अलग नस्ल को देखा होगा। जैसे आपने देखा होगा कि कोई साहिवाल नस्ल की गाय है, कोई हरियाणा नस्ल की गाय है, कोई जर्सी नस्ल की गाय है, कोई होल्स्टीन फ्रीजियन नस्ल की गाय है, कोई रेड सिंधी नस्ल की गाय है। इस तरह से अलग अलग नस्ल का नाम अवश्य आपने सुना होगा। और अगर आप लोग पूरी तरह से शहरों में रहे हैं, शहरों में ही पैदा हुए हैं, कभी गांव में नहीं गए हैं, तो आपने शायद इन नस्लों का नाम न सुना हो, लेकिन तब आपने कुछ और नस्लों का नाम सुना होगा। जैसे आपने कुत्तों की कुछ नस्लों का नाम सुना होगा, ठीक है ना? जैसे डाबरमैन है, जैसे एल्सेशियन है, जैसे जर्मन शेफर्ड है। तो इस तरह के कुत्तों की नस्लों का नाम आपने सुना होगा। तो नस्ल क्या होता है? तो इसके लिए हम लोग ये कह सकते हैं कि समान जाति के सदस्यों का वह समूह जो उद्गम या वंश के मामले में तथा बाह्य बनावट या आकार, आकृति, रंग रूप या दिखाई देने के मामले में एक जैसा हो, उसे एक नस्ल कहा जाता है। ठीक है? तो इसी चीज को, डेफिनेशन को हम लोग लेंगे। तो इसमें आप लिखेंगे कि समान जाति के सदस्यों का
वह समूह, जी हाँ, समान जाति के सदस्यों का वह समूह जो वंश या उत्पत्ति व बाह्य बनावट आकृति आकार अन्य बाह्य लक्षणों अन्य बाह्य लक्षणों में समान हो उसे, बताइए तो क्या कहेंगे? तो आप कहेंगे कि उसे नस्ल कहते हैं। इस तरह से तो नस्ल की बात यहां आ गई। अब आप कह सकते हैं कि स्पष्ट है कि एक जात में कई नस्लें हो सकती हैं, तो आप कहेंगे कि अतः किसी जात में कई नस्लें हो सकती हैं। इस तरह की बात हम लोगों ने किया। अब हम लोग देखेंगे, बात करेंगे जो प्रजनन की विधियां हैं, जैसे कि अंतःप्रजनन, उस अंतःप्रजनन की बात पर आते हैं। तो आइए यहां पर स्पष्ट कर लें एक चीज को कि अंतःप्रजनन क्या है। या इन ब्रीडिंग, जी हाँ। अब बच्चों इनब्रीडिंग क्या है, इस पर हम लोग बात करें तो बहुत नपे तुले शब्दों का प्रयोग करके हम लोग कह सकते हैं कि समान नस्ल के ऐसे दो जीवधारियों के बीच का प्रजनन है जिनमें 4 से 6 पीढ़ियों से अधिक का अंतर न हो, अर्थात 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर का संबंध जो रखते हो, ऐसे समान नस्ल के जीवधारियों के बीच का प्रजनन अंतःप्रजनन कहलाता है। तो आप कहेंगे यह समान नस्ल के ऐसे निकट संबंधी जंतुओं के बीच का प्रजनन है निकट संबंधी जंतुओं के बीच का प्रजनन है जो 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर का संबंध रखते हों। संबंध रखते हों। तो ये कहानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस कहानी को आप यहाँ आसानी से समझ सकते हैं। क्लियर है ना? अब सवाल उठता है कि हम लोग देखें आगे की कहानी क्या है। तो देखेंगे कि इस प्रजनन की कार्यनीति कैसे होगी, कैसे यह प्रजनन करवाते हैं, ठीक है ना? तो आप कहेंगे कि अंतः प्रजनन की कार्यनीति अर्थात यह प्रजनन कैसे करवाया जाएगा। तो आप कहेंगे कि
इसमें निम्न चरण शामिल होते हैं। इस तरह से सवाल उठता है कि कौन कौन से चरण शामिल होंगे, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि समान नस्ल के निकट संबंध वाले श्रेष्ठ नर एवं श्रेष्ठ मादा का चयन किया जाएगा। तो आप कहेंगे समान नस्ल के निकट संबंधी, निकट संबंधी मीन्स कितना निकट संबंध होना चाहिए? वही 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर का संबंध हो, ठीक है ना। निकट संबंधी श्रेष्ठ नर व श्रेष्ठ मादा का चयन किया जाना तथा इनका प्रजनन करवाया जाना, इनका प्रजनन करवाया जाना, ठीक है ना। तो एक तो ये चरण हो गया। अब यहां पर आपको एक नोट करके बात लिखनी होगी। आपके सामने एक समस्या आ रही होगी कि सर श्रेष्ठ नर किसको कहेंगे या श्रेष्ठ मादा किसको कहेंगे? तो आप कहेंगे ध्यान दें, गोवंश के मामले में गोवंश मीन्स जेबू कैटल या गाय और बैल का जो वंश होता है उसको सम्मिलित रूप से गोवंश कहते हैं, ठीक है ना। गोवंश के मामले में श्रेष्ठ मादा वह गाय होगी जो अन्य की तुलना में अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। अन्य की तुलना में अधिक दुग्ध उत्पादन करती है। एक तो कहानी हो गई ये, लेकिन श्रेष्ठ मादा कौन हो, श्रेष्ठ नर कौन होगा? तो आप कहेंगे श्रेष्ठ नर वह षांड होगा जो अन्य की तुलना में श्रेष्ठ, अधिक श्रेष्ठ संततियों को जन्म देने में सक्षम हो, जो अन्य की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ संततियों का जन्म संपन्न करवाता हो या करवाने में सक्षम हो। ये कहानी हो जाएगी श्रेष्ठ मेल और सुपीरियर फीमेल के सिलेक्शन के लिए। अब यहां पर आप देखेंगे दूसरे स्टेप की बात कर लेते हैं। इसके बाद क्या होगा, समझ रहे हैं ना। तो आप लिखेंगे उपरोक्त प्रजनन से प्राप्त संततियों में
के गुणों का अवलोकन करके श्रेष्ठ नर व मादा का चयन किया जाता है तथा उनका प्रजनन करवाया जाता है। श्रेष्ठ नर व मादा का चयन करके उनका प्रजनन करवाया जाना। इस तरह से ये हो जाएगी, ठीक है ना। तथा इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाना। आगे बढ़ाया जाना, ये कहानी हो जाएगी अंतः प्रजनन के लिए। ठीक है बच्चों, तो अब जरा सा यहां पर आपको ये चीज समझना होगा कि अंतः प्रजनन इस तरह से करवाते हैं। क्लियर है ना। अब देखेंगे अंतः प्रजनन से लाभ क्या होते हैं, उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी सी करेंगे। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, अंतः प्रजनन से लाभ देखेंगे क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे ओके, अंतः प्रजनन से क्या लाभ होते हैं, इस चीज़ को हम लोग अगर समझें तो हम आसानी से देख सकते हैं कि क्या स्टोरी बनने वाली है। ठीक है ना। इसमें आप कहेंगे, देखिए कई लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये होता है कि अंतः प्रजनन के फलस्वरूप समयुग्मजता बढ़ती है, अर्थात होमोजाइगस डोमिनेंट या समयुग्मजी प्रभावी जीवधारियों की उत्पत्ति तथा समयुग्मजी अप्रभावी जीवधारियों की उत्पत्ति दोनों होती है। ठीक है। अब सवाल उठता है कि इससे क्या होगा। तो इसका लाभ ये होता है, अब आप कहेंगे सर समयुग्मजी प्रभावी नहीं समझ पाया। जैसे आपने जेनेटिक्स में पढ़ा होगा कि मटर के पौधे के तने की लंबाई के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है कैपिटल टी, और इसी जीन का दूसरा रूप अर्थात इसी जीन का दूसरा अल्टरनेटिव एलील स्मॉल टी भी होता है। तो यह तने की अधिक लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है और यह तने की कम लंबाई के लिए जिम्मेदार होता है, अर्थात यह लंबाई के लिए और यह बौनेपन के लिए जिम्मेदार है। तो अगर किसी मटर के पौधे में तने की लंबाई के लिए उसका जीनोटाइप कैपिटल टी है, इसका मतलब है कि वह होमोजाइगस डोमिनेंट है। क्या है? होमोजाइगस डोमिनेंट है, अर्थात समयुग्मजी प्रभावी है, जो कि लक्षण के अधिक प्रकटन के लिए जिम्मेदार है। और दूसरा आप ध्यान दें, किसी में अगर कैपिटल टी स्मॉल टी किसी का जीनोटाइप है तो फिर उसको क्या कहेंगे? विषम युग्मजी प्रभावी कहेंगे, क्योंकि ये भी लंबा स्टेम वाला होगा। और तीसरी स्थिति ये बनती है कि स्मॉल टी ऐसा, तो ये क्या होगा? समयुग्मजी अप्रभावी, अर्थात किसी में ऐसा जीनोटाइप पाया जाएगा तो मटर का वह पौधा उसका तना छोटा होगा, बौना होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि 3 तरह के जीनोटाइप वहां पर पॉसिबल होंगे। क्लियर? अब सवाल उठता है, इसमें हम लोग देखें कि जी हाँ,
इसमें आपको एक चीज देखना होगा बच्चों कि जब अंतः प्रजनन होगा तो या तो इस तरह की स्थिति को बढ़ावा मिलता है या तो इस तरह की स्थिति को बढ़ावा मिलता है। इनका निर्माण बहुत कम हो पाता है, समझ रहे हैं ना। तो हम कहेंगे कि समयुग्मजी प्रभावी या समयुग्मजी अप्रभावी जीवधारियों का निर्माण होता है और अधिक मात्रा में इनका निर्माण होता है, कम मात्रा में इनका निर्माण होता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोग आसानी से समझ पा रहे हैं कि अंतः प्रजनन से समयुग्मजता में वृद्धि होती है। अब समयुग्मजता में वृद्धि होने से क्या होगा कि शुद्ध नस्ली, आप देखिए ये क्या है, जब होमोजाइगस होगा तो उसे शुद्ध नस्ली कहेंगे उस लक्षण के लिए। शुद्ध नस्ली जीवधारियों का बनना संभव हो पाता है। और अगर किसी अच्छे लक्षण के लिए इस तरह का जीनोटाइप उसमें आया प्रभावी होमोजाइगस, तो वह क्या होगा, अच्छे लक्षणों के मामले में शुद्ध नस्ली पशु होगा। क्लियर। तो ये सब विशेषताएं होती हैं इससे। तो आप कहेंगे कि इस प्रजनन से समयुग्मजता बढ़ती है अतः शुद्ध नस्ली जंतुओं शुद्ध नस्ली पशुओं को विकसित करवाया जाता है। इस तरह से एक तो ये लाभ हो, एक तो लाभ हो गया ये, और दूसरा क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया। समझ रहे हैं ना। अब इसमें आप देखेंगे कि अगर दुग्ध उत्पादकता के लिए शुद्ध नस्ली डोमिनेंट हो गया तो वो क्या होगा, उत्पादकता बढ़ेगी। तो आप कहेंगे इससे विकसित जीवों में उत्पादकता या जीवों की उत्पादकता में वृद्धि होती है। इस तरह से हो जाएगा, उत्पादकता में वृद्धि होती है। फिर इसके बाद में यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी बन रही है, उसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है ना। ध्यान दें, अगर किसी अच्छे लक्षण के लिए इस तरह के रिसेसिव एलील एकत्रित हो गए किसी जीवधारी में, तो उसमें वह अच्छा लक्षण प्रकट नहीं होगा, बल्कि उसकी विपरीत अवस्था प्रकट होगी। अर्थात दुग्ध उत्पादकता से संबंधित रिसेसिव एलील एक साथ अगर इकट्ठा हो गए तो उसकी दुग्ध उत्पादकता में बड़ी तेजी से कमी आएगी। या शारीरिक वृद्धि से संबंधित जो एलील हैं वह इस तरह से रिसेसिव फॉर्म में अप्रभावी रूप में एक साथ एकत्रित हो गए दोनों, तो उस जंतु की जो वृद्धि करने की क्षमता होगी वह अत्यधिक प्रभावित हो जाएगी, अर्थात बहुत कम वृद्धि होगी, उसकी शारीरिक वृद्धि बहुत मंदित हो जाएगी। तो अगर इससे आप कहेंगे ये तो नुकसान वाली बात हो गई, नुकसान नहीं, इसका एक बेनिफिट भी आप ले सकते हैं। क्या? तो अगर किसी की दुग्ध उत्पादकता बहुत घट गई, शारीरिक वृद्धि बहुत घट गई, तो आप समझ जाएंगे कि उस जीवधारी में संबंधित एलील अप्रभावी रूप में एकत्रित हो गए हैं। इसीलिए चयन करके उस विशेष जीवधारी का प्रजनन आप रोक सकते हैं, जिससे कि अगली पीढ़ी में इन हानिकारक एलील के पहुंचने की संभावना समाप्त हो जाएगी। समझ रहे हैं ना। तो आप कहेंगे कि
ध्यान दें, इससे हानिकारक जीन रूप या एलील का प्रकटन हो जाता है, अतः चयन प्रक्रिया द्वारा संबंधित जीव के प्रजनन को रोककर चलिए बोलिए क्या कर दिया जाएगा? संबंधित जीव के प्रजनन को रोककर क्या करेंगे? तो आप कहेंगे इनको अगली पीढ़ी में पहुंचने से रोका जा सकता है। देख रहे हैं ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे कि ये कुछ पॉइंट हुए जो कि अंतःप्रजनन के लाभ के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, अब नोट करके यहां पर आप देखेंगे सवाल उठता है कि नोट करके देखेंगे अंतःप्रजनन अवसाद। जी हाँ, ध्यान दें, अंतःप्रजनन अवसाद या इसे कहते हैं बच्चों इनब्रीडिंग डिप्रेशन। जी हाँ, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। अब ये क्या होता है, ये कैसी चीज है? तो आप कहेंगे यह अंतःप्रजनन का एक साइड इफेक्ट है, सहप्रभावी। अंतःप्रजनन का उद्देश्य नहीं है, अंतःप्रजनन का लाभ नहीं है, अंतःप्रजनन का साइड इफेक्ट है, अनचाहा प्रभाव है। ठीक है ना? तो आप कहेंगे लगातार कई पीढ़ियों तक अंतःप्रजनन के कारण कुछ जीवधारियों में वृद्धि क्षमता एवं उत्पादकता कुछ जीवधारियों की वृद्धि क्षमता प्रजनन क्षमता व उत्पादकता में गंभीर कमी आ जाना। यह है अंतःप्रजनन अवसाद। समझ रहे हैं ना? इसको आप क्या कहेंगे? इसे आप कहते हैं अंतःप्रजनन अवसाद। क्लियर है ना? अब आइए एक चीज और देखते हैं हम लोग। तो यहां पर एक कार्य और देख लेंगे कि यह अंतःप्रजनन
का सहप्रभाव है। एक पॉइंट तो ये देखा आपने, और दूसरा एक महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, ठीक है ना, नोट करके। यहां पर मैं आपको एक चीज और दिखा सकता हूं। आउट क्रॉसिंग के द्वारा अर्थात बही संकरण के द्वारा इस अवसाद के प्रभाव को समाप्त किया जा सकता है। तो आप कहेंगे इस अवसाद के प्रभाव को एक बही संकरण अब आप कहेंगे सर बही संकरण क्या है? आउट क्रॉसिंग। द्वारा ठीक किया जा सकता है। समझ रहे हैं ना? तो ये कहानी बच्चों आप देख सकते हैं, ये कहानी आप आराम से समझ सकते हैं। क्लियर है? तो ये सब बातें यहां पर हम लोगों ने किया इनब्रीडिंग से संबंधित। अब हमें देखना होगा इसके बाद आउट ब्रीडिंग, ठीक है ना, और उसकी चर्चा अभी आगे करते हैं। हाँ जी, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर गैर संबंधी पशुओं के बीच का प्रजनन। सवाल उठता है कि गैर संबंधी पशु अर्थात समान नस्ल के या भिन्न नस्ल के या अलग अलग जात के, तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। कैसे? आइए हम देखते हैं कि इसके 3 प्रकार होंगे, 3 टाइप्स। अब ये 3 टाइप्स क्या हैं? आइए यहां पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे बहिसंकरण। अब बहिसंकरण की बात करते हैं तो इसे आप कहेंगे आउट ब्रीडिंग। इस तरह से अब सवाल उठता है कि बहिसंकरण और दूसरा क्या है? यहां पर आप देखेंगे संकरण या क्रॉस ब्रीडिंग, ये हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर बच्चों आ जाएगा, यहां पर आप देखेंगे कि अंतर जातीय संकरण, अर्थात फिर वही बात आ गई कि इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ये कहानी हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? अब यहां हम लोगों को एक चीज देखना पड़ेगा कि बहिसंकरण की बात करेंगे तो आउटब्रीडिंग संकरण हो गया, क्रॉस ब्रीडिंग, और अंतर जातीय संकरण अर्थात इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। आइए देखते हैं कि तीनों में क्या डिफरेंस है। समझ रहे हैं ना? तो सबसे पहले इसको देखेंगे। तो यह समान नस्ल के ऐसे जीवधारियों के बीच का प्रजनन है जो 4 से 6 पीढ़ियों के भीतर का संबंध ना रखते हों, अर्थात 4 से 6 पीढ़ियों के बाहर का संबंध रखते हों। समझ रहे हैं ना? तो यहां पर आप लिखेंगे यह समान नस्ल के 2 ऐसे जीवों के बीच का प्रजनन है जो वंशावली चार्ट पर
4 से 6 पीढ़ियों के भीतर का संबंध न रखते हों। ये कहानी हो जाएगी, न रखते हों, ठीक है ना। अर्थात समान नस्ल के गैर संबंधी जीवों के बीच का प्रजनन, अर्थात समान नस्ल के दूर के संबंधी, या हम बात करें गैर संबंधी जीवों के बीच का प्रजनन। जी हाँ, अब सवाल उठता है कि इसका महत्व क्या होता है। तो इसका महत्व मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है ना। आप कहेंगे अरे हमें तो याद ही नहीं रहा, तो चलिए ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका आप देखेंगे इंपॉर्टेंस, क्या, तो कहेंगे इसकी सहायता से अंतः प्रजनन अवसाद के प्रभाव को हटाया जाता है। जी हां, इसकी सहायता से अंतः प्रजनन अवसाद को हटाया जाता है, या अवसाद के प्रभाव को हटाया जाता है। ये कहानी हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। अब आते हैं बच्चों हम लोग यहां दूसरी तरफ। दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि यहां पर संकरण की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो ये क्या है, तो इसमें आप कहेंगे यह दो भिन्न नस्लों के नर व मादाओं के बीच का प्रजनन है। तो आप लिखेंगे यह दो भिन्न नस्लों के जीवों के बीच का प्रजनन है। अब यहां पर आप देखेंगे कि इसका महत्व क्या होता है। तो आप कहेंगे क्या इंपॉर्टेंस होगा जी। तो आप कहेंगे इसकी सहायता से दो नस्लों के लाभदायक गुणों को एक ही नस्ल में, या दो नस्लों के लाभदायक गुणों से युक्त नई नस्ल विकसित की जा सकती है। इस तरह से मान लीजिए एक नस्ल है जिसमें रोग प्रतिरोधकता अधिक है, दूसरी नस्ल है जिसमें दुग्ध उत्पादकता अधिक है। तो दोनों नस्लों का क्रॉस करवा करके ऐसी नई नस्ल विकसित करवा सकते हैं जिसमें दुग्ध उत्पादकता भी अधिक हो और रोग के लिए प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक हो। समझ रहे हैं ना। ऐसा इसके सहायता से किया जा सकता है। और इसका एक एग्जाम्पल है, ध्यान दें, एग्जाम्पल है, देखिए हिसरडेल।
जी हाँ, ये है हिसरडेल। अब हिसरडेल क्या है? तो आप कहेंगे कि यह भेड़ की एक नस्ल है या संकर नस्ल है। तो आप कहेंगे भेड़ की एक संकर नस्ल है जो पंजाब में मैरिनो, ध्यान, बीकानेरी नस्ल की मादा भेड़, मादा भेड़ व मैरिनो नस्ल के नर भेड़ के संकरण से विकसित की गई है। विकसित की गई है। इसी तरह से गायों की भी कुछ संकर नस्लें विकसित की गई हैं, जिनकी चर्चा हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं करेंगे। ठीक है, अब आइए देखते हैं हम लोग तीसरी स्टोरी यहाँ पर देख लेते हैं कि अंतरजातीय संकरण, इसमें क्या कहानी आ रही है, इसको हम लोग देखने और समझने की कोशिश करें या प्रयास करें। ठीक है ना? तो यहाँ पर लिखेंगे इस, या हम कहेंगे कि यह दो भिन्न जातियों के सदस्यों के बीच का प्रजनन है। सदस्यों के बीच का प्रजनन है, जिससे आने वाली पीढ़ी के सदस्यों में या नई पीढ़ी के सदस्यों में कुछ लाभदायक या कई लाभदायक गुण विकसित या प्राप्त किए जा सकते हैं। जिससे आने वाली पीढ़ियों के सदस्यों में जीवन सक्षमता या हेटेरोसिस बढ़ जाती है। बढ़ जाती है। सवाल उठता है कि यहां पर आप देखें एग्जाम्पल, समझ रहे हैं ना? एग्जाम्पल की बात अगर मैं करूं तो यहां पर हम लोग देखें क्या कहानी बन रही है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें हम लोग। ठीक है, तो देखें क्या एग्जाम्पल है इसमें। तो आप कहेंगे गधे व घोड़ी के प्रजनन से खच्चर का जन्म, समझ रहे ना? तथा वह दूसरा एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ध्यान दें।
गधी व घोड़े के प्रजनन से हिन्नी का जन्म। हिन्नी का जन्म, ये चीज यहां पर आप देख पाएंगे। इस तरह से चीजों को आपने कंसीडर कर लिया है। और यहां लास्ट में नोट करके हम लोग एक और बात कहेंगे, नोट करके यहां पर लिखेंगे, गधे घोड़े खच्चर व हिन्नी को बेगारी के जानवर बेगारी के जानवर या बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं। ये याद रखना होगा आपको। क्यों? क्योंकि यह अत्यंत दुर्गम परिस्थितियों में भार ढोने में सक्षम होते हैं। क्योंकि ये दुर्गम स्थितियों में भार ढोने में सक्षम होते हैं या भार ढो सकते हैं। सक्षम होते हैं। मेन इसमें आते हैं कौन? खच्चर और हिन्नी, क्योंकि इनका रखरखाव घोड़े की तुलना में या गधे की तुलना में कम होता है और भार ढोने की क्षमता काफी अच्छी पाई जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम लोगों ने जो पशु प्रजनन की विधियां थी उसको पढ़ लिया है। इसके बाद में कुछ और चीजें हैं, नियंत्रण प्रजनन कार्यक्रम या नियंत्रित प्रजनन कार्यक्रम, इसको हम लोग अगली क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को बच्चों यहाँ पर मैं बैंड अप करूँगा। ओके, दीजिए मुझे इजाज़त, जिससे मैं अगली क्लास में फिर से आपसे एक बार मुलाकात कर पाऊँ। तब तक के लिए वही पुरानी बात। थैंक यू। जय हिंद, जय CLC।